मेरे डिफ़ॉल्टर भाइयों, आज मैं फिर आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। ऑन डिमांड वीडियो है। जब मैं वीडियोस डाली हैं लोन डिफ़ॉल्ट के बारे में, ईएमआई डिफ़ॉल्ट के बारे में और लोन रिकवरी एजेंट के रूड बिहेवियर के बारे में, तो नीचे बहुत कमेंट्स आए हैं और मेरे पास बहुत ईमेल्स आ चुकी हैं जिसमें ये लिखा है, अरोड़ा जी हम क्या करें कि रिकवरी एजेंट आस पड़ोस में आके हमारे पड़ोसियों को बताता है कि ये पैसे नहीं भर रहा है, हमारे रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, हमारे कॉन्टैक्ट्स उसने हैक कर लिए हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स पर फ़ोन करके बता रहा है। जहाँ से हम राशन लेते हैं करियाने की दुकान से, उस करियाने वाले को इसने बता दिया है। जिस धोबी से हम कपड़े प्रेस करवाते हैं उस धोबी को भी बता दिया है। तो हम क्या करें? पहली बात तो ये है। दूसरी है, घर में आता है और ऑड आवर्स पे आता है, रात के 8 बजे आ जाता है, सुबह 6 बजे आ जाता है, घंटी मार देता है, उठा देता है और आके गाली गलौज करता है। मोहल्ले वालों को बुला लेता है, ये है जी, वो है जी, ये पैसे क्यों नहीं भरती हैं, ये ऐसे है वैसे है। तो मैंने सारी जो शिकायतें हैं, मैं अभी डिटेल में नहीं बता सकता, अलग अलग तरह की शिकायतें हैं। लेडीज़ की अपनी शिकायतें हैं, जेंट्स की अपनी शिकायतें हैं, बुज़ुर्ग लोगों की अपनी शिकायतें हैं, जिनकी ईएमआई आधी भरने के बाद बीच में लोन टूटा है, उनकी अपनी शिकायतें हैं। एनबीएफसी वालों की अपनी शिकायतें हैं, बैंक्स वालों की अपनी है, क्रेडिट कार्ड वालों की शिकायतें और तरह की हैं, और लोन ऐप से जिन्होंने लोन लिया उनकी शिकायतें और तरह, जिन्होंने इमरजेंसी लोन लिया है। ख़ास तौर पे मैं उनके बारे में भी बताना चाहता हूँ जिन्होंने हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए थे, एक्सीडेंट हो गया या हार्ट अटैक हो गया या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, हॉस्पिटल के बेड पर पड़े हुए, उनके पास डॉक्टर ने पैसा मांगा, उनके पास पैसा नहीं था। लोन ऐप से उन्होंने छोटी सी अमाउंट लोन पर ले ली और बाद में दे नहीं सके, बहुत ब्याज लगा दिया और किस्तें टूट गई। तो उनकी अपनी शिकायतें हैं। तो सारी की शिकायतों की मैंने स्टडी करी है। मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ जो हवा में तीर मारते हैं। रिज़र्व बैंक की गाइडलाइन भी आपको नहीं दिखाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का रूल भी आपको नहीं दिखाते हैं, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन भी आपको नहीं दिखाते हैं। तो वो काम नहीं है। मैं जो भी बोल रहा हूँ मैं वीडियो में आपको दिखाता जाऊँगा, तो आपने ध्यान से पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके उसको जूम करके आप पढ़ सकते हैं, जो भी रूल मैं आपको दिखाता जाऊँगा। तो साथ में मैंने क्लिपिंग्स भी लगाई हैं, लोन रिकवरी एजेंट का रूड बिहेवियर, ऐसे जो भी है, ईएमआई टूट गई है, बैंक क्या कर सकता है, तो ऐसी बातें मैंने आपको सारी बताई हैं। तो भाइयों, मेरी वीडियो बनाने का लाभ तभी है, आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे मित्र हो, तो चैनल को भी आगे ले जाना है। चैनल को आगे ले जाने के लिए क्या करना है, आपने इसको लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर, सोशल मीडिया पर, जहाँ भी हो, इसको शेयर करें ताकि जिनकी रात की नींद खराब हो चुकी है, रिकवरी एजेंटों ने परेशान कर रखा है, लीगल नोटिस ने, बैंक की कार्रवाई ने जिसको परेशान कर रखा है, उनके पास ये वीडियो पहुंचेगी। तभी मेरा गला फाड़ने का लाभ है, तभी मेरे को रिसर्च करने का, सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट देखने का और रिकवरी एजेंट के रूल पढ़ने का, डेट रिकवरी की किताब पढ़ने का तभी लाभ है। अगर आप मेरी वीडियो बनने के बाद भी अगर आपको नींद नहीं आती है, मेरी वीडियो के बाद भी अगर दिमाग के पर बोझ है, तो मेरा वीडियो बनाने का लाभ ही नहीं है। दूसरी बात, लाभ तभी है अगर आप इसको आगे शेयर करोगे, उनके पास पहुंचेगा तभी वो देखेंगे। जिनके पास पहुंचा ही नहीं है, लाखों लोग लोन डिफ़ॉल्टर हैं। 5 करोड़ केसेस कोर्ट में चल रहे हैं फाइनेंस के, बैंकों के ऊपर, एनबीएफसी के ऊपर, लोन ऐप्स के बारे में ऐसे ही लोन चल रहे हैं और लोन टूटे हुए हैं। एक कोर्ट में 150 से ऊपर डेली केसेस लगे हुए हैं और फिर भी वहाँ 5 डे वीक चल रहा है। उनको ये नहीं शर्म आती है कि कोर्ट केसेस ज़्यादा हो गए हैं तो सैटरडे को वर्किंग कर दें, 7 डे वर्किंग कर दें, वर्किंग आवर्स बढ़ा दें, वो भी नहीं हो रहा है। तो जो है कंप्लेनेंट धक्के खा रहे हैं, अक्यूज़ड भी बैठे हैं, वो भी परेशान हैं, कंप्लेनेंट भी परेशान है। तो जो लोग हैं, पुलिस वाले हैं, जो जजेस हैं, जो एडवोकेट्स हैं, वो मौज कर रहे हैं। हमारे जैसे लोगों से पैसा लेकर वो मौज करते जा रहे हैं। तो देखो तो भाइयों, आज मैं बताने जा रहा हूँ इसका तरीका क्या है। इसका तरीका तो सबसे पहला, अगर कोई गाली गलौज करता है, ऑड आवर्स पे आता है, और देखिए अब है देश में डेमोक्रेसी, जितने भी रूल बने हैं वो
कंप्लेनेंट के हक़ में नहीं है, बैंक के हक़ में नहीं है, NBFC के हक़ में नहीं है। भाइयों समझ लो बात को, मेरे डिफ़ाल्टर भाइयों सीधी बात समझ लो। जो भी कानून 2 सालों में 3 सालों में बने हैं वो एक्यूज्ड के फेवर में है, वो डिफ़ाल्टर के फेवर में है, वो लोन जो EMI तोड़ चुका है उसके फेवर में है। क्योंकि देखिए बैंक ने जब आपको लोन दिया, NBFC ने आपको लोन दिया, लोन ऐप्स ने आपको लोन दिया, तो उन्होंने आंखें मूंद कर लोन नहीं दिया है। उन्होंने आपका KYC देखा है, आपका घर बार देखा है, आपका सिबिल स्कोर देखा है, आपकी प्रतिष्ठा को देखा है, आपका आसपास मोहल्ले में सर्वे किया है, आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न देखी है। तो सारा कुछ देखने के बाद ये सिबिल स्कोर, इनकम टैक्स रिटर्न, सामाजिक प्रतिष्ठा ये एक शीशा है। शीशे में उन्होंने आपका चेहरा देखकर आपको एडवांस किया है। मान लीजिए एक आदमी है, उसकी इनकम 5,000 रुपये महीना है, दूसरी तरफ उसका जो पड़ोसी है उसकी इनकम 50,000 रुपये महीना है, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न में 50,000 रुपये महीना 6 लाख रुपया साल की रिटर्न दिखाई गई है। तो लोन ऐप्स वालों ने, NBFC ने उनको लोन देते समय उसकी इनकम को कंसिडर करके ही लोन दिया है। दूसरी बात यह है जिसकी 5,000 इनकम है उसकी लोन को कंसिडर करके उसको 50,000 का लोन दिया है, उसको 3 लाख का लोन दिया है। इसका मतलब उसकी जो कंसिडरेशन है वो मार्केट वैल्यू उसकी देखी गई है, उसका सोशल स्टेटस देखा गया है, उसकी इनकम टैक्स रिटर्न देखी गई है, कितना टैक्स उसने भरा है वो देखा गया है, उसका सिबिल स्कोर देखा गया है, उसका घर बार, उसका फैमिली का लेवल देखा गया है। तो आज वो कहते हैं ये विलफुल डिफ़ॉल्टर हैं, ये बदमाश हैं, ये गुंडे हैं, ये हरामी लोग हैं, बैंक का पैसा खा गए हैं, NBFC का पैसा खा गए हैं, देते नहीं हैं, क्या करें। रिकवरी एजेंट लगा दिया, गुंडे गुंडे लोग लगा दिए, वो बदतमीजी करते हैं आकर। तो आज मेरे को ईमेल में ये लिखा है, हमारे को इलाज बताएं कि हम क्या करें। अगर वो हमारे घर आ जाता है, गाली गलौज करता है, पड़ोसियों को बताता तो क्या करें, हमारे रिश्तेदारों को बताता तो क्या करें। किराना जहाँ से हम राशन उधार लेते हैं, महीने बाद उसको पेमेंट करते हैं, वहाँ उसको बता के आ गया कि इनको राशन मत दो। दूध वाले को बता के आ गया इनको दूध मत दो। तो क्या करोगे, सारे रास्ते बंद करने को तैयार बैठा है वो। तो अब बिजली बोर्ड को जाकर ये बिजली वाले को बता नहीं सकता कि इनकी बिजली बंद कर दो, क्योंकि रिकवरी एजेंट की वो बात नहीं सुनते हैं, उनको पता है बिल रेगुलर आ रहा है। तो ये भाइयों आज मैं तरीका बताता हूँ, वो है IPCC की सेक्शन 499, इंडियन पैनल कोड 499, मानहानि का केस। इसके अगेंस्ट आप FIR दर्ज करवा सकते हो। देखिए जो रिकवरी एजेंट है वो कोई भगवान नहीं है, वो कोई खुदा नहीं है, वो आसमान से या चंद्रमा से नहीं आया है, वो चंद्रायन ग्रह से, रॉकेट से नहीं उतरा है, वो भी आस पड़ोस का आदमी है। आप उसको जानते होंगे, नहीं जानते होंगे, उसका घर बार का पता होगा, नहीं है तो उनकी NBFC कंपनी का पता होगा, तो आप उसके अगेंस्ट FIR दर्ज करवा सकते हो। एक तरीका तो ये है, क्योंकि आसपास 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर के बीच में होते हैं और इन लोगों की बहुत कमजोरियां होती हैं। ये भी मैं आपको अंदर खाते में बता दूं, रिकवरी एजेंट जो होते हैं कोई रिस्पेक्टेबल लोग नहीं होते हैं, इनकी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा चोटी के लोग नहीं होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में सारे मेंबर गलत काम कर रहे होते हैं। कोई घर वाला इनका बाप दारू निकाल रहा होता है, कोई जुए के अड्डे पे बैठा होता है, कोई जो है और भी घर के लोगों के जिसके बारे में मैं नहीं बताना चाहता वो भी गलत काम कर रहे होते हैं। कोई इनके घर में जेब कतरे भी होते हैं, कोई इनके घर में चोरी करने वाले भी होते हैं, कोई इनके घर में नशेड़ी भी होते हैं, कोई इनके घर में ड्रग्स बेचने वाले भी होते हैं। तो सारे के सारे देखो, मैं बाय नेम किसी रिकवरी एजेंट के बारे में आपको नहीं बताना चाहता, लेकिन मैंने आपको टैक्टिक्स बता दी हैं। जब ये आपके दबाने आएंगे तो आप इनके ये बोलो कि आपका बाप दारू निकालता है कुकर में, आपकी माँ दारू की बोतलें लेकर 100 रुपये की बोतल बेचती है, आपका भाई जुए के अड्डे पर बैठा है, आपका छोटा भाई ड्रग्स के केस के अंदर है, ड्रग्स बेच चुका है और पुलिस को प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन मेरे पास प्रूफ है कि किस किस को इसने ड्रग्स बेची हैं, किस टाइम पर ये ड्रग्स बेचता है, कहाँ बेचता है। ऐसे ऐसे रिकवरी एजेंट मैंने देखे हैं, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो शमशान घाट के अंदर, क्रीमेशन ग्राउंड के अंदर ड्रग्स बेच रहे हैं। क्योंकि मेरी आंखें 4 हैं, मैं सारा कुछ देख रहा हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ, मेरी आंखें 4 हैं, मैंने सभी तरह में अपनी आंख खुली है, मेरे कान खुले हैं, मुझे सब पता है। तो इसलिए भाइयों, तो आपने 499 IPC की धारा का सहारा लेकर पुलिस को रिपोर्ट करनी है। और कैसे करनी है इसका प्रूफ भी चाहिए।
पुलिस ये तो है नहीं कि आप डीजीपी लगे हुए हैं, पुलिस को फ़ोन करेंगे, पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेगी। आप एसएसपी तो है नहीं, आप एसपी हेडक्वार्टर तो है नहीं, आप कोई जज तो है नहीं कि आपने फ़ोन किया और पुलिस ने फटाफट मुंशी आपकी एफआईआर काट देगा। ये तो नहीं है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, जब भी रिकवरी एजेंट आए तो आपने उसके साथ अच्छा बिहेवियर करना है। कभी भी ये नहीं कहना है कि मैंने लोन वापस नहीं करना है, जो करना कर लो, क्योंकि उसके कमीज के बटन के अंदर कैमरे लगे होते हैं, हिडन कैमरा होता है। आजकल उसके जो पेन है उसके में भी कैमरा है, उसका जो गले में जो नेकलेस पड़ा है उसके अंदर भी कैमरा फिट है, उसके हाथ पे जो घड़ी बांधी होती है वो भी रिकॉर्डिंग कर रही होती है, उसके मोबाइल के अंदर ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डर लगा होता है, ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्डर होता है, कॉल के बिना भी आपकी रिकॉर्डिंग हो रही होती है। तो आपने क्या करना है, एक तो सबसे पहले उसका स्नैप लेना है। दूसरा, जब आप निम्रता से बोलेंगे, सबमिसिवली बोलेंगे, पोलाइटली बोलेंगे, हाथ जोड़कर बोलेंगे तो वो सर पे चढ़ता जाएगा, वो आपके ऊपर और हावी होता जाएगा। तो उसको हावी होने दो, उसको मिसबिहेव करने दो, उसको गाली गलौज करने दो, उसको बुरा व्यवहार करने दो, और अपने किसी भाई को, दोस्त को, पड़ोसी को इशारा कर दो कि इसकी वीडियो बनाता रहे। मोबाइल सभी के हाथ में है, छोटे से छोटे मोबाइल में वीडियो कैमरा है। वीडियो से रिकॉर्डिंग जब हो जाएगी तो वो जो आवाज़ है उसकी, वो गाली गलौज की आवाज़ है, गंदी भाषा जो उसने बोली है, जो उसने आपको धमकी दी है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं आपके घर को आग लगा दूंगा, मैं सभी को अंदर करवा दूंगा, मैं सारे पैसे आज की डेट में लूँगा। आपने कहा मुझे 2 महीने का टाइम दो, तो वो कहते नहीं आज की डेट में ही भरना है, आज की डेट में ही भरना है। तो ये ऐसी उसके इशारे जो है ना, उसकी जो भाषा है, गंदी भाषा जो है, उसको रिकॉर्ड करके आप पेन ड्राइव में डाल के पुलिस को दिखाएं। आप मोबाइल के अंदर दिखाएं, देखो जी मेरे साथ ऐसा बिहेवियर हुआ है। आप पड़ोसियों को, आस पड़ोस मोहल्ले वालों को 3-4 विटनेस लेके जाएं साथ। जब भी आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो मोहल्ले में कोई प्रधान होता है, कोई छोटा सा एमसी होता है, सरपंच होता है, कोई पंच होता है, कोई लेडी पंच होती है। तो ऐसे लोग जो है, कोई मोहल्ले में कोई पुलिस का रिटायर्ड कर्मचारी बैठा है, कोई एडवोकेट है, कोई ऐसा आदमी है जिसकी कोई साधु संत है जो धार्मिक प्रचार करता है, कोई रागी है, कोई ग्रंथी है, गुरुद्वारे का कोई मंदिर का पंडित है, पुजारी है, तो आप उसको साथ लेके जाएं तो उसकी गवाही डलवाएं। जो जब मुंशी के पास आप जाते हैं तो वो पूछता है आपको, आप किसके सामने इंसल्ट हुई, तो इसके सामने हुई। तो आपके पास क्या प्रूफ है, ये प्रूफ है मेरे मोबाइल में, देखो रिकॉर्डिंग है। वो कहेगा पेन ड्राइव में डाल के मुझे दे दो उसको, तो उसको बोलो एफआईआर काटो, रिकवरी एजेंट का नाम बताओ, उसकी फ़ोटो उसको दिखाओ, तो वो पकड़ के लेके आएंगे। 499 धारा में बहुत ताकत है भाइयों। मानहानि का केस है, मानहानि का केस आप लगा सकते हो, एफआईआर दर्ज करवा सकते हो। अगर पुलिस वाला आपके जाने के बाद भी, विटनेस प्रोड्यूस करने के बाद भी, वीडियो दिखाने के बाद भी, फ़ोटो दिखाने के बाद भी, रिकवरी एजेंट का होम विजिट का लेटर दिखाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तो आपके पास जो दूसरा चारा है, पुलिस को सीधा आप कंप्लेंट कर सकते हो। आप डीजीपी को सीधा, डीजीपी को सीधा ईमेल डाल सकते हो। 1100 नंबर 1100, ये जो ऐसे पंजाब स्टेट में ऐसे बना है, सीधी ही कंप्लेंट आप करते हो तो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग की जाती है और कंप्यूटर टाइपिंग करके आपकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है। तो हर स्टेट में ऐसे ही बना हुआ है। योगी के राज में, यूपी में ऐसे ही है, झारखंड में भी ऐसे ही है। हर एक स्टेट का 1100 नंबर नहीं है, अलग अलग नंबर हैं। नागालैंड में, पौंडीचेरी में मेरे पास नंबर हैं, गूगल पे आप सर्च करके देखिए, तो सभी जगह पर आप इमीडिएटली पुलिस को उसको फ़ोन करिए। नहीं है तो 100 नंबर पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करिए। तो एक कम्युनिटी पुलिस बनी है, कम्युनिटी पुलिस को भी आप फ़ोन लगा सकते हो, ईमेल कर सकते हो। तो जब चारों तरफ से आप नाकाबंदी कर देंगे तो पुलिस आपके घर आएगी। वही मुंशी जो कहता है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, वही एएसआई जो आपको कहता है, चौकी का इंचार्ज, वही आपके घर आएगा और इमीडिएटली रात के 9 बजे, 10 बजे, जितने मर्जी टाइम हो गया, वो आपकी शिकायत का निवारण का सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे कि हमारी शिकायत दूर हो गई है, और 1100 नंबर से कंप्लेंट को रिमूव कराया जाएगा। जब तक वो रिमूव नहीं होती है तो आप, जो पुलिस आपके चक्कर काटती रहेगी, आप इनको एफआईआर करके आपकी कॉपी जो है वो ई कोर्ट ऐप में, जो आप पीपी सांझ में पुलिस के जो ऐप है उसके ऊपर अपलोड कर दी जाती है और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए भाइयों, ये डिटेल है आज की। तो
आगे मैं और भी बहुत बताना चाहता हूं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, फिर कमेंट्स आते हैं। तो अगली वीडियो में फिर डालूंगा आरबीआई की गाइडलाइन के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, 2 साल का जो रिलीफ मिला है। और 9 सितंबर को लोक अदालत है, मेगा लोक अदालत है, पूरे देश में है। भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसने कंप्रोमाइज़ करना है 35, 40, 50, 70% तक माफ़ी हो जाती है लोक अदालत में। अगर किसी ने देना, इस 9 सितंबर वाले का फ़ायदा उठाएं। सेकंड सैटरडे है, दूसरा शनिवार है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बंद है, स्टेट गवर्नमेंट भी बंद है, बैंक्स भी बंद है, पूरे हिंदुस्तान को छुट्टी है। ये किसी का बहाना नहीं है कि मेरे पास समय नहीं है। तो सीधा आप लोक अदालत में जाएं। 9 सितंबर को हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हर ज़िले में एक कचहरी होती है, उसके अंदर इसको लगाया जा रहा है। अपने शहर के अंदर करें। 9 सितंबर, आज 3 सितंबर हो चुकी है, 9 सितंबर को आपने सेकंड सैटरडे को हाज़िर हो जाना है। सभी ने इसका लाभ उठाना है। वो आप EMI का बोझ छोड़ दें, ये बोझ मेरे को ऊपर डाल दें। क्या आपका क्या टांग तोड़ेंगे, क्या आपकी लात तोड़ेंगे, क्या आपकी आंख निकालेंगे, क्या आपको अंदर कराएंगे, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। क्योंकि जब आपने लोन दिया था बैंक ने, तो आपकी प्रतिष्ठा थी, आपके पास पैसा था। आज हालात ख़राब हो गए हैं, कोरोना आ गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, बिजनेस फेल हो गया है। कई बार बड़े बड़े लोगों का आइडिया फेल हो जाता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इंडस्ट्री में फेल हो जाते हैं। हमारा चंद्रयान ग्रहण जो बनाया था, $1 मिलियन उसके $1 बिलियन लगे थे, वो फेल हो गया। अब दूसरी बार कामयाब हो गया, वो चंद्रमा पे लैंड कर गया। कितने हज़ारों साइंटिस्ट उसके पीछे लगे, स्पेस साइंटिस्ट लगे थे, डाटा क्राफ्ट एयरक्राफ्ट इंजीनियर लगे हुए थे, रॉकेट इंजीनियर लगे हुए थे, स्पेस साइंस के मास्टर लगे हुए थे, सुपर ब्रेन लगे हुए थे उसके पीछे। सारी जो पॉलिटिक्स है, सारा देश की जो राजनीति है, सारे देश के जो सरकार है, वो लगी हुई थी, लेकिन वो फेल हो गया प्रोजेक्ट। अमेरिका का प्रोजेक्ट फेल हो चुके हैं। तो किसी का भी बिजनेस का जो आइडिया है, कोई भी आइडिया कल आपका फेल हो सकता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े आपको 30 मार खां कहने वाले बिजनेस के आइडिया में फेल हो जाते हैं। तो यही है, एक कचौड़ी बनाने वाला है, वो कितना मशहूर है, लोग बाहर के शहर से आके कचौड़ी ले जाते हैं, उसके साथ दूसरा कचौड़ी बेचने वाला, उसकी 10 कचौड़ी नहीं बिकती है दिन में। क्या करोगे? बिजनेस का कौन सा तरीका है? कौन सी चीज़ लोगों को पसंद आ जाए? वही सन्नी देओल है, उसकी घायल फिल्म फेल होगी है, लेकिन गदर 2 चल रही है। सन्नी देओल वही का वही है। एक फिल्म ने उसके ऊपर 56 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया, एक ने 400 करोड़ की कमाई कर दी। तो ये कुछ भी नहीं पता है कहाँ कोई आदमी फेल हो जाए, कहाँ फिसल जाए, कहाँ स्लिप कर जाए, कहाँ उसका आइडिया फेल हो जाए, कहाँ पर वो करोड़पति बन जाए, कहाँ पर वो बिलियनियर बन जाए। तो ऐसे इसमें कुछ भी नहीं है। आप क्रिमिनल नहीं हो, आप मुजरिम नहीं हो, आप गुनाहगार नहीं हो, आप पापी भी नहीं हो। ये ध्यान से रखना, अपने दिमाग में ये ना रखना मैंने पाप कर दिया है। जिसके पास पैसे हैं, दे सकता है, वो ज़रूर जाए, वो पैसा वापस करे, ताकि लोन ऐप्स NBFC और लोगों को भी लोन दे सकें, जिनको ज़रूरत है और भी लोन दे। जिनके पास मजबूरी है ही नहीं, जेब ही खाली है, दूधी के ढोल में दूध ही नहीं है, तो वो दूध कैसे देगा? दूधी का ढोल ही खाली है, उसको बोलोगे दूध दे दो, दूध दे दो, तू दूध क्यों नहीं देता, मैं तेरे को मारूंगा, तू दूध दे दे। तो दूध देता क्यों नहीं है? पैसे ले और दूध दे दे, दूध है ही नहीं उसके पास, तो देगा कैसे? ढोल दिखा कर दे वो दोधी बना बैठा है। तो वही चीज़ है आपके केस में भी। आपका वो इनकम टैक्स रिटर्न पीछे वाली देख रहे हैं, पीछे का सिबिल स्कोर देख रहे हैं, उसके बेस पे आपको झाड़ते जा रहे हैं। आपने ये नहीं बता कि मैं तो कंगाल हो गया हूँ, मेरा तो बिजनेस ठप हो गया, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं तो खुद रोटी का मुताज हूँ। तो इसलिए भाइयों, रिकवरी एजेंट जब भी आए, उसके ऊपर आपने डोमिनेट करना है, आपने उसकी वीडियो बनानी है, आपने उसके साथ जैसे मैंने तरीका बताया वो वैसे बात करनी है, और उसका एटीट्यूड को नोट करना है। एरोगेंट एटीट्यूड, मिसबिहेविंग, अनसिविलाइज्ड बिहेवियर को आपने पुलिस को दिखाना है। यही आपको कोर्ट में भी काम आएगा, यही पुलिस के आगे काम आएगा, यही लोक अदालत में भी काम आएगा। तो इसलिए भाइयों, वीडियो बनाने का लाभ तभी है, इसको आगे शेयर करो, इसको अपना धर्म समझकर शेयर करो। आपके दिमाग पर बोझ है तो किसी और के दिमाग पर भी बोझ है, तो उसको हटाने में मदद करें। और अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल की भी इनडायरेक्टली ये हेल्प ही है कि इस चैनल को भी आगे बढ़ाएं, ताकि मुझे वीडियो डालने का और वीडियो डालने का उत्साह मिले, तभी मैं इस टॉपिक पर मैं और वीडियो बना सकूं। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल इंडिया का बैंकिंग का नंबर 1 चैनल है, ये आप सभी को पता है। 1,17,000 के करीब हमारे सब्सक्राइबर हैं, 13 मिलियन से ऊपर हमारे व्यूज़ हैं, और 7 लाख से ऊपर लाइक्स हैं, और मेरे को यूट्यूब अवार्ड मिल चुका है, मैं अवार्ड विनर हूँ।
तो इसलिए इस चैनल को अवार्ड मिला हुआ है। ये आम हवा में तीर मारने वाला चैनल नहीं है, झूठी वीडियो बनाने वाला चैनल नहीं है, झूठे कानून दिखाने वाला चैनल नहीं है। ये जो सच बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट के ऊपर है, वही बात आपको बताई जाती है। जो सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन है, जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, जो रिज़र्व बैंक की गाइडलाइंस है, क्योंकि मैं खुद बैंक मैनेजर हूँ तो खूब मेरे को सारे तरीके पता है। मैं खुद रिकवरी की टीम का इंचार्ज भी रहा हूँ, तो बैंक में एडवांसेस भी किए हैं। सभी तरह का जो रूल्स रेगुलेशन मैंने देखे हैं और प्रैक्टिकली बारोवर के साथ मैंने बातचीत करी है और उनके हालात भी देखे हैं और प्रैक्टिकली एडवांस भी किए हैं। तो सारा सीन मेरी आंखों के सामने है। तो इसलिए भाइयों, वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।